और अब आप देख रहे हैं रिलायंस के नतीजे आ चुके हैं और रिलायंस के नतीजों पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी यतिन मोता। ओवर टू यू यतिन। शुक्रिया मनोज जी। और देखिए किस तरीके से रिलायंस के सिक्वेंशियल नंबर्स आपके स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे हैं और जिस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एक्सपेक्टेशन था उसी के आसपास आपको मुनाफे का नंबर आता हुआ नज़र पड़ रहा है। जो कंसोलिडेटेड मुनाफा है वो 18,165 करोड़ रुपए से बढ़ के 18,645 करोड़ रुपए के आसपास आपको आता हुआ नज़र पड़ रहा है। और उसी तर्ज पे अगर हम रेवेन्यूज़ की बात करें तो अनुमान ये था कि 2,50,000 करोड़ से ज़्यादा की यहाँ टॉप लाइन आए और उसी तर्ज पे आपको दिखाई पड़ रहा है रेवेन्यू का भी फिगर। कंसोलिडेटेड एबिटा की बात करें तो अनुमान था 45-46 हज़ार के आसपास का एबिटा नंबर आए और यहाँ भी अगर हम देखें तो एक पॉजिटिव रुझान आपको देखने को मिल रहा है। मुनाफा आपको एबिटा फ्रंट पे 45,885 करोड़ से बढ़ के 46,000 करोड़ रुपए के पार जाता हुआ नज़र पड़ रहा है। तो ब्रॉडली अगर हम नंबर्स की बात करें तो यहाँ आपको इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें कंसोलिडेटेड एबिटा मार्जिन्स भी आपको लगभग 17.4% के आसपास आते हुए नज़र पड़ रहे हैं। लेकिन ये ब्रेकअप के लिए रुकेंगे क्योंकि देखिए 4 वर्टिकल्स हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो O2C कारोबार है जिसके अंदर रिफाइनिंग और पेटकेम बिजनेस है। उसके बाद जियो का टेलीकॉम बिजनेस है, रिटेल बिजनेस है और दूसरे जो इमर्जिंग बिजनेसेस हैं इनके ऊपर भी क्या कमेंट्री आती है ये भी देखने लायक रहेगी। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो नंबर्स काफ़ी शानदार दिखाई पड़ रहे हैं और ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशन था उसी की तर्ज पे आपको मुनाफा और कंसोलिडेटेड आय का नंबर आता हुआ नज़र पड़ रहा है। तो ये रहे रिलायंस के नतीजे और धीरे धीरे और भी नंबर्स आएंगे यतिन तो तस्वीर ज़्यादा साफ हो पाएगी। तो देखिए जो मैं देख पा रहा हूँ जो O2C कारोबार है इसका एबिटा जो है मार्जिन में सुधार आपको देखने को मिल रहा है। 10.2% एबिटा मार्जिन देखने को मिल रहा है यहाँ जो पिछले क्वार्टर लगभग 9.5% के आसपास का लेवल था। तो ओवरऑल अगर हम O2C बिजनेस की भी बात करें तो यहाँ मार्जिन में सुधार है और मार्जिन में इसके लिए सुधार है क्योंकि जो GRMs से सिंगापुर की ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स ये आपको बहुत मजबूत देखने को मिल रहे थे Q3 में और शायद इसीलिए O2C बिजनेस में भी आप एक एबिटा का जंप देख रहे हैं। और अगर हम मार्जिन्स की बात करें जैसे कि मैंने पहले कहा 10.2% O2C कारोबार के जो नंबर्स आए हैं ये भी आपको बेटर दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट जो एब्सोल्यूट एबिटा है O2C कारोबार का ये 16,500 करोड़ के आसपास आपको आता हुआ नज़र पड़ रहा है। तो यहाँ भी अगर हम देखें तो अनुमान के हिसाब से नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट साल दर साल बेसिस पे और सीक्वेंशियल बेसिस पे दोनों ही जगह पे O2C कारोबार का जो बिज़नेस है यहाँ आपको मार्जिन एक्सपेंशन होता हुआ नज़र पड़ रहा है। और अगर हम बात करें ओवरऑल ऑयल एंड गैस रेवेन्यूज़ की तो यहाँ एक सीक्वेंशियल ड्रॉप एक्सपेक्टेड था और 5833 करोड़ के आसपास ये नंबर आया है जो पिछले क्वार्टर लगभग 6,050 करोड़ रुपये के आसपास था। जो एबिटा है ऑयल एंड गैस का ये आया था लगभग 4,850 करोड़ रुपए के आसपास जो पिछले क्वार्टर लगभग 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का था। तो ब्रॉडली यहाँ भी नंबर आपको ठीक ठाक ही दिखाई पड़ रहे हैं। O2C बिजनेस और ऑयल एंड गैस बिजनेस आपको जो है ब्रॉडली देखने को मिल रहा है उस तर्ज पे। लेकिन रिटेल कारोबार के भी नंबर्स धीरे धीरे करके आ रहे हैं। जो जियो का बिजनेस है उसकी भी डिटेल्स आ रही हैं। लेकिन अगर हम जियो के आरपू की बात करें तो यहाँ अगर हम देखें तो आरपू में सुधार आया है, एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही है। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें आरपू की तो 213.70 रुपये यानी साल दर साल बेसिस पे 5% का मूव एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र के हिसाब से आपको देखने को मिल रहा है जियो के लिए। तो यहाँ भी नंबर जो एक्सपेक्ट हम कर रहे थे 213 के आसपास उससे बेटर ये नंबर। तो ब्रॉडली आरपू का भी नंबर जो है वो शायद थोड़ा मार्केट को पसंद आता हुआ नज़र पड़ सकता है। और शरद अवस्थी साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ। सर जी कैसा लग रहा है पहली नज़र में आपको नतीजे कैसे लग रहे हैं? मेरे हिसाब से मोर और लेस एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। बहुत ज्यादा कोई डाउनसाइड या अपसाइड पे बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस नहीं है टोटल नंबर्स पे। तो मुझे लगता है ऑन बैलेंस जो एक्सपेक्टेड नंबर है वही है। मार्जिन्स थोड़ी सी कम है। O2C में आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड थी तो वहां जो नंबर्स आए वो लगभग हमारी उम्मीद के बराबर है। आरपूस भी लगभग 213-14 की एक्सपेक्टेशन थी तो वहीं पे है। तो मुझे लगता है वहां पे भी कोई ऐसा निगेटिव सरप्राइज है नहीं। और मार्जिन्स ऑब्वियसली जैसा भी यतिन बोल रहे थे कि पॉजिटिव रही है पिछले क्वार्टर में तो उसका फायदा रहा है।
तो मुझे लगता है ऑन बैलेंस ईबिटा वगैरह पे मार्जिनल थोड़ा सा आप समझिए थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस शायद है, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको म्यूटेड रेस्पॉन्स दिखे, बट लार्जली मुझे लगता है ज्यादातर रेवेन्यू के फिगर पे तो मुझे लगता है बीट है, बट ईबिटा और पैट के नंबर्स और मार्जिन के नंबर में थोड़ा सा बिलो एक्सपेक्टेशन है, बट बहुत मार्जिनल, मतलब 500-600 करोड़ बस उतना ही। बिल्कुल। और जो एक्सपेक्टेशन था एबिटा का एब्सोल्यूट बेसिस पे सीएनबीसी आवास का जो पोल था वो 48,000 करोड़ के आसपास का था और कंसोलिडेटेड नंबर 46,000 करोड़ रुपए के आसपास आया है। लेकिन ब्रॉडली जैसे शरद अवस्थी साहब ने कहा कि 3-4% का मिस नहीं होता है, ये ब्रॉडली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस गिना जाएगा। शरद जी, आपके लिए सवाल O2C बिजनेस पे एक्सपेक्टेड था कि ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार है क्योंकि जो सिंगापुर GRMs थे वो काफ़ी शानदार थे और अगर हम O2C बिजनेस के एबिटा की बात करें तो वो आए लगभग 16,500 करोड़ के आसपास। एक्सपेक्टेशन था करीब 16,000 करोड़ का और साल दर साल सिक्वेंशली मार्जिन इंप्रूवमेंट भी आता हुआ नज़र पड़ रहा है आने वाले क्वार्टर्स में। और इस क्वार्टर में आपको लगता है ये O2C बिजनेस के वजह से ओवरऑल परफॉर्मेंस में सुधार आया है और आएगा भी, क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो सिंगापुर GRMs काफ़ी फर्म्ड है। हाँ जी, अभी भी फर्म है, लेकिन लार्जली अगर आप देखें पिछले कुछ समय से जीआरएम्स काफी एक रेंज बाउंड ऑसिलेशन में मूव करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अपर बैंड पे सस्टेन करते हैं, जैसे जैसे डिमांड सप्लाई सिचुएशन चेंज होती है। और मुझे लगता है जैसे जैसे अगर रशिया यूक्रेन वाली टेंशन रिजॉल्व होती है तो रशिया में बहुत बड़ी रिफाइनिंग कैपेसिटी है, तो हो सकता है वो रिजोल्यूशन अगर होता है जैसे जैसे आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा रिफाइनिंग मार्जिन अपवर्ड मोमेंटम सस्टेन नहीं करे, लेकिन बहुत ज्यादा कमजोरी की भी हम उम्मीद नहीं कर रहे। और हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलीगा साहब भी जुड़ रहे हैं। अमरीश, गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो। और रिलायंस इंडस्ट्रीज फर्स्ट टेक अवे आपका रिजल्ट्स को लेके, क्योंकि नंबर्स ब्रॉडली लाइन द एक्सपेक्टेशंस दिखाई पड़ रहे हैं, तो आपका फर्स्ट टेक अवे रिजल्ट्स को लेके? ब्रॉडली इन लाइन है। तो मुझे लगता है कि आई थिंक द मार्केट्स वुड लाइक द रिजल्ट्स जो आए हैं। आई एम नॉट टू श्योर ऑफ द GRM मार्जिन्स, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड था इट वाज क्लोज टू अबाउट $11, तो आई नॉट रियली सीन दैट फिगर एज ऑफ नाउ, पर ओवरऑल तो मुझे ठीक ही लग रहा है। और ये रिटेल का एबिटा मार्जिन भी आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई पड़ेगा, 7.1% के आसपास मार्जिन आए हैं, जो सिक्वेंशियली 7.5% के मुकाबले था। और अगर हम एब्सोल्यूट एबिटा की बात करें तो 6,915 का नंबर आया है, जो पिछले क्वार्टर 6,817 था। तो एब्सोल्यूट बेसिस पे एक सुधार आपको रिटेल के बिजनेस में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहाँ एक छोटी रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, उसके कारण शायद आपको ग्रोथ पे एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रभात अवस्थी साहब की बात करें तो सर, अगर हम शरद जी बात करें तो रिटेल बिजनेस एक्सपेक्टेशंस था कि भाई थोड़ा परफॉर्मेंस ठीक ही रहेगा। क्विक कॉमर्स बिजनेस में थोड़े बहुत लॉसेज कंपनी कर रही है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो 6,900 करोड़ रुपए के आसपास का एबिटा आया है और यही ब्रॉडली एक्सपेक्टेशन था। तो रिटेल बिजनेस का कोई आपका व्यू किस तरीके से यहाँ चीज़ें शेप अप होंगी? देखिए, एक तो मुझे लगता है कि क्विक कॉमर्स को लेके बहुत ज्यादा रीड नहीं करना चाहिए। वो एक इनिशियल स्टेजेस में बिजनेस है, उससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। जैसा आपने बोला, एक कंसोलिडेशन भी था, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है। रेवेन्यू साइड पे थोड़ा बहुत जीएसटी कट्स वगैरह का भी इम्पैक्ट रहेगा। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा मैं रीड नहीं करूंगा, बल्कि मार्जिन पे अगर आप देखें तो लगभग जो एक्सपेक्टेशन थी 7.5% के आसपास वही मार्जिन आई है रिटेल में। और फ्यूचर फुटप्रिंट मुझे लगता है अभी भी काफी स्ट्रांग है, तो आने वाले समय में जिस टाइप से कंजम्पशन बूस्ट की हम उम्मीद कर रहे हैं और जिस टाइप की एडिशन कंपनी ने की है, तो हमें लगता है रिटेल में आपको आने वाले समय में और इम्प्रूवमेंट्स दिखाई देनी चाहिए। इस क्वार्टर में बहुत ज्यादा हम रीड नहीं करेंगे क्योंकि वो कंसोलिडेशन का भी इम्पैक्ट है, तो जैसे जैसे वो वेड आउट होता है मेरे हिसाब से अगले क्वार्टर ऑनवर्ड्स एक ज्यादा क्लियर पिक्चर निकल के आएगी। और हमारा मानना है कि टॉप लाइन ग्रोथ वगैरह और मार्जिन के हिसाब से आने वाला समय और बेटर दिखना चाहिए रिटेल पार्ट ऑफ द बिजनेस के लिए। करेक्ट। अमरीश सर, आपका कोई व्यू रिटेल बिजनेस और ऑयल एंड गैस बिजनेस को लेके क्या आपको दिखाई पड़ता है आने वाले क्वार्टर्स के लिए? और करंट क्वार्टर में तो ब्रॉडली रिटेल और ऑयल एंड गैस एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही परफॉर्म करते हुए नजर पड़ रहे हैं। नहीं, पर एक ही इशू है इज अबाउट द रशियन ऑयल इंपोर्ट्स व्हिच हैज एक्चुअली कम टू नियरली एज गुड एज निल। तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है आगे जाके? आई थिंक दैट्स समथिंग टू बी लुक्ड एट, एंड आई थिंक जो कमेंट्री आएगी, आई थिंक आई विल क्लियरली वेट फॉर द कमेंट्री ऑन द रशियन क्रूड जो कम हुआ है, उस पे आई विल वेट फॉर दैट अंडरस्टैंडिंग। Otherwise, I think, I mean, for Q3, I think it was clearly higher product cracks, diesel, petrol, jet fuel का, जिससे margins बढ़े हैं.
And overall, I don't know about telecom. ARPUs अभी तक बताए? Have you got that figure? क्योंकि 213.5 के आसपास, तो जो एक्सपेक्टेशन था उसी के आसपास है। हाँ, so then I think that is also perfectly fine. So like I said, I think overall जो earnings दिखाया है, I think this is as per what the market is expecting. So I think it should be given a thumbs up. मयूरेश भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मयूरेश, बहुत बहुत धन्यवाद शो में जुड़ने के लिए। नंबर्स ब्रॉडली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन दिखाई पड़ रहे हैं। आपका कोई फर्स्ट टेक अवे रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों को लेके, जियो के टेलीकॉम बिजनेस की बात करें या O2C बिजनेस की बात करें, ब्रॉडली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन नंबर्स आए हैं। आपका कोई फर्स्ट कट या जो आपका अंडरस्टैंडिंग है रिलायंस के अर्निंग्स को लेके Q3 के? इवनिंग यतिन। नहीं, दो चीजें। एक, आई थिंक जो रिटेल की एबिटा मार्जिन्स है वो थोड़ी घटी है, तो आई थिंक वो थोड़ा देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है उसको लेके। बट जनरली आई थिंक अगर आप O2C कारोबार देखें तो जैसे आई थिंक काफी पेट्रोकेमिकल कंपनीज के हमने पहले नतीजे देखे थे, जो क्रैक स्प्रेड्स थे या है उसमें एक जबरदस्त इजाफा देखने मिला था। और क्योंकि रिलायंस के पास मल्टीपल फीडस्टॉक ऑप्शंस हैं, तो कहीं ना कहीं आई थिंक दैट परफॉर्मेंस हैज बीन वेरी वेरी गुड, जैसे मैं देख रहा हूँ। दूसरा, आई थिंक जो टेलीकॉम सर्विसेज है वहां पे, जैसे आपने राइट को लिखा, आई थिंक जो आरपू के एक्सपेक्टेशंस थे ब्रॉडली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस थी। तो मेरे हिसाब से आई थिंक O2C हैज turned out to be a blockbuster number, specifically I think EBITDA front pay, because of all the factors that we are probably looking at. रिटेल के नंबर्स टॉप लाइन पे बहुत बढ़िया थे, बट मार्जिन्स में थोड़ा आई थिंक एक जो कंप्रेशन हुआ है वो किस कारण हुआ है वो देखना पड़ेगा। और जो टेलीकॉम सर्विसेज है मोर और लेस इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन। सो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टेक, जैसे मैं नंबर्स एनालाइज कर रहा हूँ। शरद जी, जियो के IPO के बारे में बाजार में चर्चा है कि किसी भी वक्त जो है RHP फाइलिंग हो सकती है और जो डॉक्यूमेंटेशन है वो शुरू हो सकता है। अनलॉकिंग की बात करें तो Q3 रिजल्ट्स तो आ गए हैं, जैसे कि अमरीश जी ने भी कहा कि जो क्रूड इंपोर्ट्स हैं, रिटेल बिजनेस है, वहाँ प्रोग्रेस देखेंगे आने वाले क्वार्टर्स में कैसी होती है, करंट क्वार्टर का भी ब्रेकअप देखेंगे। लेकिन जियो के IPO की अगर हम बात करें तो क्या ये एक सिग्निफिकेंट अनलॉकिंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी शेयर होल्डर्स के लिए? क्या आपको लगता है कि रिजल्ट्स अपार्ट ये भी एक बड़ा ट्रिगर है मार्केट जो नियर टर्म में देख रहा है? जी बिल्कुल होना चाहिए। मुझे लगता है खास करके इस बैकड्रॉप में कि जो आरपूज आज जियो एंजॉय कर रहा है वो कंपेयर टू बाकी टेलीकॉम कंपनीज लोअर है, तो वहां पे और बढ़ने की भी गुंजाइश है। तो जैसे जैसे वो मोनेटाइजेशन का प्लान और क्लियर देते, हो सकता है आपको जस्ट IPO के टाइम पे उतनी बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग नहीं दिखाई दे, लेकिन मुझे लगता है पोस्ट IPO जियो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह जैसे आरपूस का इंप्रूवमेंट का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रिले करता है और लोगों को एक्सप्लेन करता है, तो मुझे लगता है वहां से फिर और री रेटिंग वहां से भी आ सकती है। तो प्राइमरी ये और जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो बड़े ट्रिगर्स हो सकते हैं जो फर्दर री रेटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं रिलायंस के लिए। और क्लियरली ये एक सेगमेंट है टेलीकॉम का जो फोकस में रहेगा। अमरीश जी, आरपूज एक्सपेक्टेशंस थोड़े बेहतर हैं, IPO की भी बातें चल रही हैं, और जिस तरीके से ओवरऑल जो टेलीकॉम बिजनेस प्लेस्ड है, एक टैरिफ हाइक की भी मार्केट वेट कर रहा है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के लिए एक राहत का पैकेज भी सरकार ले आई है। ओवरऑल इंडस्ट्री भी कह रही है कि अब जो है आरपू यहाँ से इम्प्रूव होने चाहिए, टैरिफ्स बढ़ने चाहिए। तो टेलीकॉम बिजनेस को लेके फॉर द इंडस्ट्री इन पर्टिकुलर आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? कब तक ये टैरिफ हाइक हो सकता है और कब तक जियो का IPO आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कब तक ये अनलॉकिंग की अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई पड़ रही है? कितने क्वार्टर्स में ये काम हो जाना चाहिए? देखिए, मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, आई थिंक जियो का जो अनलॉकिंग होगा, आई थिंक दैट शुड हैपन बाय सितंबर। और मुझे लगता है कि जो आरपूज हैं स्पेशली फॉर जियो, आई थिंक वी कुड बी लुकिंग एट फिगर्स ऑफ क्लोजर टू अबाउट 250 पॉसिबली इन द नेक्स्ट 3 to 4 क्वार्टर्स, क्योंकि भारती का जो एक्सपेक्टेड आरपू है दैट्स क्लोजर टू अबाउट 275-300, तो उससे थोड़ा सा कमी होता है जियो का। सो दैट्स वन ऑफ द रीजंस आई एम सेइंग कुड बी क्लोजर टू अबाउट 250। मयूरेश, जो ओवरऑल टेलीकॉम बिजनेस आप ट्रैक करते हैं, भारती, वोडाफोन और जियो, तो क्या आपको लगता है कि अब बहुत नियर टर्म में टैरिफ हाइक एक बड़ा ट्रिगर बनेगा? और आपके कोई इनिशियल कमेंट्स जियो के IPO को लेके, जियो की क्वार्टरली परफॉर्मेंस को लेके?
नहीं तो एक बहुत पॉजिटिव संकेत देगा मार्केट को जियो का आईपीओ जब आएगा एट वॉट एवर पॉइंट ऑफ टाइम, और एक बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। जैसे मैं नंबर्स देख रहा हूँ इनका, इनफैक्ट उनकी जस्ट प्रेस रिलीज अभी आई है, जो डेटा ट्रैफिक ग्रोथ है वहां पे एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। ऑब्वियसली आई थिंक जो कस्टमर बेस है इनका अच्छा खासा बड़ा है, तो जो 5G सब्सक्राइबर्स है दे मेंशन्ड इन देयर प्रेस रिलीज 250 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं, फिक्स ब्रॉडबैंड हैज क्रॉस 25 मिलियन। तो जैसे आई थिंक जो की पैरामीटर्स होते हैं टेलीकॉम स्पेस में, एक होता है सब्सक्राइबर मार्केट शेयर और दूसरा होता है रेवेन्यू मार्केट शेयर। तो जैसे सब्सक्राइबर मार्केट शेयर में एक स्थिरता देखी जा रही है, क्योंकि जो चर्न रेशियो था वो 1.8% था मंथली बेसिस पे, और नेट सब्सक्रिप्शन एडिशन लगभग 9 मिलियन के हुए हैं तिमाही के लिए। तो कहीं ना कहीं आई थिंक सब्सक्राइबर मार्केट शेयर रिलायंस हो या भारती हो ये मेंटेन कर रही हैं। एज आरपू इंक्रीजेस हैपन, और ये लाजमी है कि आरपू इंक्रीज होंगी, क्योंकि जैसा डेटा कंजम्पशन के पैकेट्स इंप्रूव और इंक्रीज होते जा रहे हैं अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, कहीं ना कहीं आई थिंक मार्जिनल एंड नॉमिनल आरपू इंक्रीजेस एक सिग्निफिकेंट वैल्यू एडिशन ला सकती है एबिटा पे, मार्जिन्स पे और बॉटम लाइन पे। एट द सेम टाइम आई थिंक जो रेवेन्यू मार्केट शेयर है इसको भी सस्टेनेबल बेसिस पे ग्रो कर सकती है। तो आई थिंक दोनों तरीके से आई थिंक 5G इकोसिस्टम, फिक्स ब्रॉडबैंड और ये सारे पहलू along with expectations of ARPU increases जो nominal basis पे होते रहेंगे मेरे ओपिनियन में, I think that will create a very strong balance sheet जो ऑलरेडी जियो के पास है compared to a भारती और वोडाफोन आइडिया। चलिए, तो यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और वापस आके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। फिलहाल हम बातचीत कर रहे हैं रिलायंस के नतीजों की, जो आए हैं अनुमान से बेहतर। हमारे सहयोगी यतिन मोता है हमारे साथ। यतिन, बिल्कुल, तो जो नंबर्स हैं मनोज जी, प्राइमा फेसी वो आपको अनुमान को मीट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जिस तरीके से मुनाफे में आपको सिक्वेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रही है, एबिटा भी अगर हम देखें तो 7 क्वार्टर हाई पे आया है। जियो के आरपू भी सुधर के आए हैं, 213 के पार जाते हुए नज़र पड़ रहे हैं, अनुमान से बेटर है परफॉर्मेंस। और ऑब्वियसली जो मार्केट्स एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमरीश जी, शरद जी और मयूरेश जी, वो भी अपना एक व्यू पॉइंट रख रहे हैं। जिस तरीके से जियो के आईपीओ के कयास लगाए जा रहे हैं, किसी भी वक्त वो एक अनलॉकिंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। जो रिटेल बिजनेस है वो स्थिर है, हालांकि O2C बिजनेस में जिस तरीके से परफॉर्मेंस आया है, बेटर GRMs दिख रहे हैं, उस तर्ज पे शायद यहाँ बाज़ार को ये नतीजे पसंद आने की उम्मीद है। अमरीश जी, क्विकली आपका जो फुल टेक है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट पे, और जो न्यू एनर्जी बिजनेस है ये भी एक मूविंग पार्ट रहेगा आने वाले क्वार्टर्स में, यहाँ से भी रिजल्ट्स आना शुरू होंगे। तो आपका टेक अवे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट्स को लेके और न्यू एनर्जी बिजनेस को लेके? देखिए, मैंने कहा था, आई थिंक ओवरऑल द व्यू तो पॉजिटिव है, बिकॉज इट इज मोर लेस मीटिंग एक्सपेक्टेशंस, स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेशंस इन पॉकेट्स। और जिस हिसाब से अभी जियो का आईपीओ आएगा, आई थिंक दैट्स समथिंग व्हिच विल लुक फॉरवर्ड टू, और दैट शुड बी अ वेल्थ क्रिएटर आल्सो फॉर द शेयर होल्डर्स। तो ओवरऑल जो व्यू है, लाइक आई सेड, वुड बी पॉजिटिव, एंड आई थिंक वी शुड सी इट ओपनिंग डिसेंटली वेल ऑन मंडे। बिल्कुल। शरद जी, आप बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं वैल्यूएशन के लिहाज से, और इस क्वार्टरली नंबर्स के बाद आपका व्यू स्टॉक के ऊपर, और अगर कोई शेयर होल्डर है तो उसको क्या करना चाहिए? हाँ जी, मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। आप एडिशन भी कर सकते हैं। ये जो नंबर्स हैं मुझे लगता है कंसोल लेवल पे तो अक्रॉस द बोर्ड बीट ही है, और प्राइमरी मुझे लगता है डिजिटल सर्विसेज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और ऑयल एंड गैस से शायद जितनी बुरी एक्सपेक्टेशन थी उसके कंपैरिजन में उसने आउट परफॉर्म किया एक्सपेक्टेड नंबर से, जिसकी वजह से आपको लगभग हेडलाइन के सारे नंबर्स में बीटी नंबर्स को आप क्रिएट करिए, कंसिडर करिए। तो मुझे लगता है 1800-1850 तक के तो एसओटीपी के टारगेट हम लेके चल रहे हैं, और न्यू एनर्जी बिजनेस का रैंप अप या जियो के आरपू इंप्रूवमेंट्स का जो इम्पैक्ट आएगा वो इसको फर्दर अपवर्ड री रेटिंग की जगह प्रोवाइड करेगा। करेक्ट। मयूरेश, आपका टेक अवे, क्योंकि अभी चेयरमैन मुकेश अंबानी जी के भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरीके से डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है, जिस तरीके से मार्केट प्लेस क्रिएट हो रहा है, और अगर हम बात करें तो वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही में जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है, बिजनेस सेगमेंट्स में मजबूत वित्तीय प्रदर्शन हुआ है, उसको लेके चेयरमैन के कमेंट्स आ रहे हैं। तो आपका एक टेक अवे, डिजिटल सर्विसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी रिलायंस एक बड़ा निवेश करने वाला है, सोलार हो, डेटा सेंटर हो, यहाँ भी एक बड़ी इकोसिस्टम बन रही है, गीगा फैक्ट्री भी बहुत जोरों शोरों से यहाँ एग्जीक्यूशन चालू है। तो आने वाले क्वार्टर्स में अगर रिजल्ट्स देखने को यहाँ भी मिलें,
तो क्या आपको लगता है कि शेयर में अभी भी काफ़ी अपसाइड है? पॉसिबल है। और यतिन, आई थिंक जो एक एक्सपेक्टेशन हम बांध के रख सकते हैं न्यू एनर्जी बिजनेसेस से, ये सारी चीजें जो आप दर्शा रहे थे, आर स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन। क्योंकि जैसे कैलिब्रेटेड वे में रिलायंस केपेक्स कर रहा है ये सारी योजनाओं के ऊपर, बहुत सोच समझ के कर रहा है। और इसलिए आई थिंक अगर आप देखेंगे उनकी पूरी वर्किंग कैपिटल साइकिल या आरओईज आर वेरी वेरी सपोर्टिव। और इसलिए जैसे नए बिजनेसेस फ्रुक्शन करेंगे, जैसे ट्रैक्शन गेन करेंगे, यूटिलाइजेशन लेवल्स गेन करेंगे, तो वो मार्जिन्स और बैलेंस शीट पे प्रभाव आएगा। लेट्स नॉट फॉरगेट, आई थिंक जो दो सबसे बड़े ड्राइवर होंगे रिलायंस के, वो जियो और रिलायंस रिटेल होंगे। रिटेल के आप नंबर्स देखिए, फिनोमिनल नंबर्स हैं इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन ना। स्टोर जितने उन्होंने खोले हैं, द एरिया दैट ऑपरेट, इट्स मोर देन 78 मिलियन स्क्वायर फीट, 378 मिलियन का एक डेटाबेस इनके पास है। तो आई थिंक ये बिगेस्ट ड्राइवर्स हो सकते हैं। और अगर आप एक एसओटीपी वैल्यूएशन निकाले रिलायंस का, तो कहीं ना कहीं आई थिंक डिजिटल सर्विसेज, ऑर्गेनाइज रिटेल विल टेक द लायंस शेयर। और इसलिए हमें लगता है आई थिंक ये सारे बिजनेसेस अलॉन्ग विद न्यू एज बिजनेसेस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को, आरओईज को ड्राइव कर सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंगली रिस्पॉन्डिंग इन द प्राइस ऑफ रिलायंस। करेक्ट। शरद जी, जो रिलायंस की इंटीग्रेशन की प्लान्स हैं, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि कच्छ के खावड़ा में एक बहुत बड़ा सोलार प्लांट आने वाला है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो न्यू एनर्जी बिजनेस है, यहाँ भी एग्जीक्यूशन काफ़ी ज़ोरों शोरों से चालू है। आपने कहा कि एसओटीपी बिजनेस में एक सब्सटैंशियल अपसाइड रह सकता है अगर न्यू एनर्जी बिजनेस सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दे, क्योंकि अभी तो केपेक्स ही हो रहा है, कैश फ्लो तो आने वाले क्वार्टर्स में आएगा। और जहाँ तक कि टेलीकॉम टैरिफ हाइक का सवाल है, तो क्या आपको लगता है ये सारी चीज़ें एक नियर टर्म ट्रिगर बन के आगे आएंगी? जी, मुझे लगता है जैसे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन हो गया, सीबीएम हो गया, ये सारे प्लान्स और कॉन्क्रेटाइज होते हैं, आप एक हाई प्रोबेबिलिटी असाइन कर सकते हैं कि एसओटीपी में जो इनका शेयर है वो इम्प्रूव होगा। अभी बहुत मार्जिनल शेयर है। जैसा अभी मयूरेश भी बोल रहे थे कि लार्जली O2C, रिटेल और जियो ने मेजर शेयर ले रखा है एसओटीपी में। लेकिन ग्रेजुअली मुझे लगता है जैसे जैसे ये रिन्यूएबल एनर्जी वाली स्पेस को, या अल्टरनेट एनर्जी बोल लीजिए, उसके प्लान्स को कॉन्क्रेटाइज करते हैं तो उसको वैल्यूएशंस बेटर मिलेंगी। और इसके अलावा मुझे लगता है जैसा आपने अभी बोला कि आरपीयू जैसे जैसे इंप्रूव होता है जियो में, खास करके टेलीकॉम में, तो वहां से एक काफी बड़ा अपटेक आ सकता है। प्लस फिक्स्ड वायरलेस ऑब्वियसली एक मेरे हिसाब से हाई ग्रोथ जोन रहेगा। पूरे में शेयर उसका थोड़ा कम है, बट मुझे लगता है वो एक ऐसी स्पेस है जहां जियो काफी तेजी से आगे बढ़ सकता है, तो वहां से भी थोड़ा पॉजिटिव सरप्राइज आ सकता है। बाकी एसओटीपी में जो नॉर्मल वैल्यूएशन है वो तो हम ऑलरेडी इनकर कर ही रहे, बट आरपू इंप्रूवमेंट, फिक्स्ड वायरलेस की तेजी से बढ़त, ये सब एडिशनल ट्रिगर्स हो सकते हैं। और न्यू एनर्जी के प्लान्स जैसे जैसे कॉन्क्रेटाइज होते हैं और क्लैरिटी आती है कि उसको आप अपने 1-2 साल के फॉरवर्ड मॉडल्स में क्या नंबर्स वगैरह पकड़े, तो मुझे लगता है उसकी जो एसओटीपी में एडिशन है वो सब्सटैंशियली बढ़ सकती है अभी जितना हम पकड़ रहे हैं उसके कंपैरिजन में। कुल। और अमरीश जी, आपके क्लोजिंग कमेंट्स, क्योंकि जियोपॉलिटिकली चीज़ें काफ़ी डायनामिक हो रही हैं ग्लोबल फ्रंट पे, वेनेजुएला हो या रशिया हो, काफ़ी सारे चेंजेस आपको होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इनफैक्ट जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है उसमें काफ़ी सारी रिफाइनिंग कैपेसिटी ऑफलाइन हो गई है। अगर हम O2C बिजनेस की बात करें तो जो फर्मनेस हम देख रहे हैं GRMs में, क्या आपको लगता है ये जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो हैं वो अभी भी काफ़ी वॉलेटिलिटी रखेंगे O2C बिजनेस में या ओवरऑल रिफाइनिंग बिजनेस में? रहेगी, बट देन वन पॉजिटिव इज वेनेजुएला का जो क्रूड है, that can also be refined at Reliance. It's it's like one of those few refineries which can refine Venezuelan crude. तो उस हिसाब से भी मैं बोलूँगा that is also positive, पर देखना पड़ेगा कि at what rates they're getting and how soon. So I think it'll depend on that. चलिए, तो चर्चा को समेटने का वक्त आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमरीश जी, शरद जी और मयूरेश जी। यतीन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा CNBC आवाज़ पर। और जाने से पहले एक डिस्क्लेमर, नेटवर्क की टीम जहां ये चैनल देख रहे हैं आप, CNBC आवाज़, वो कंट्रोल है इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट, जिसका मालिकाना हक है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास। नमस्कार।